नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय ट्रेड थ्योरी के पाठचर्या में अंकित इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है तथा इलेक्ट्रिकल पावर का दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो आइए चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की, तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा अविनाशी है। ना तो उसे पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे हम विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक वॉट होता है। जैसे कि आप कोई भी सामान बाहर से परचेज कर रहे हैं, जैसे बल्ब है, इस्त्री है, रेफ्रिजरेटर है, तो आप किस में लेकर के आते हैं, उसका पावर कंजप्शन किस में देखते हैं? हम सभी जानते हैं उसको हम वाट में देखते हैं। इसका मतलब उसकी जो एनर्जी कंजप्शन है, उसकी ऊर्जा खपत है, हम किस में मापते हैं? वाट में। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी विद्युत यंत्रों को चलाने के लिए जिस विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब आपकी विद्युत शक्ति को अगर वर्गीकृत किया जाए, बांटा जाए उसे, तो हम देखते हैं कि उसे हम तीन भागों में बांट रहे हैं। नंबर एक, आभासी शक्ति, जिसे हम अपरेंट पावर कहते हैं। अपरेंट मतलब होता है काल्पनिक। तो एक हो गया हमारा आभासी शक्ति, अपरेंट पावर, जिसे हम यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा है वास्तविक शक्ति यानी ट्रू पावर। वास्तविक, ट्रू मतलब जो सत्य में है, जो एक्चुअल पावर है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, जो कि हम जानते हैं पी बराबर वी आई, अर्थात ट्रू पावर, जिसे हम वॉट कहते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे भी। तीसरी है प्रतिकार शक्ति। प्रतिकार शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर, जिसे क्यू से हम डिनोट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन तीनों के बारे में। पहला है वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर। जैसा भी पीछे चर्चा की, ट्रू पावर क्या है? जब भी हम मार्केट से कोई बल्ब वगैरह लाते हैं तो हम उसे वाट में कन्वर्ट करते हैं, वाट में बताते हैं कि उसकी एनर्जी का कितने वाट का है, 100 वाट का है। तो विद्युत शक्ति का वह अंश जो वास्तविक शक्ति उपभोग करता है उसे वास्तविक शक्ति के नाम से जानते हैं। इसे किलो वाट में मापते हैं। वाट, किलो वाट, मेगावाट, ये उसकी इकाइयां हैं। जैसे यहाँ पे आप एक देख रहे हैं फिगर, इसमें ट्रू पावर दिखाया गया, पी बराबर टू पावर पी, पी इज इक्वल टू वी आई होता है बेसिकली। यानी वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल है उसी को जो है हम पावर के नाम से जानते हैं। यही अगर सिंगल फेज एसी की बात करेंगे तो उसमें कॉस फाई का गुणनफल और हो जाएगा। अभी बात करते हैं यहाँ वास्तविक शक्ति की, तो यहाँ P बराबर आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला है, यानी P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर। यदि I को हम V और V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में यहाँ रखेंगे तो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर में परिवर्तित हो जाएगा, और इसका जो यूनिट होगा उसे हम किस में मेजर करेंगे? वॉट में मेजर करेंगे। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया जिसमें एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ये इधर लोड लगा हुआ है, लोड के आगे रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है। रेजिस्टिव लोड मतलब जो भी हमारे बल्ब वगैरह हैं ये हमारे किस में आते हैं? रेजिस्टिव लोड में आते हैं। तो जब भी हम इसको, जो हम एसी सोर्स मतलब कोई भी हम करंट का फ्लो करेंगे, फ्लो करंट क्या करेगी? लोड से होते हुए अपना पाथ पूरा करेगी। अर्थात जो करंट लोड, रेजिस्टिव लोड में अपना करंट जब रेजिस्टिव लोड में फ्लो करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ हानि होगी। जब उसकी हानि होगी तो वो जो एनर्जी कंजप्शन होगा वही हमारा, उसको हम किस में मापेंगे? वॉट में मापेंगे। तो यही जो शक्ति है, जो उसका एनर्जी कंजप्शन हुआ, वो हमारी वास्तविक शक्ति के नाम से जानी जाएगी। आइए अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली है प्रतिकारक शक्ति। प्रतिकार शक्ति, जैसे कि बात हुई थी रिएक्टिव पावर, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। प्रतिकार शक्ति क्या है? इसे क्यू, प्रतिकार शक्ति VAR, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, VAR में व्यक्त किया जाता है। धारा के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह शक्ति उत्तरदायित्व होती है। जब भी कोई मोटर चलाई जाती है या कोई भी इंडक्टर होता है, जब उसमें फैराडे का एक बेसिक नियम है, जब हम किसी कंडक्टर में कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के सिद्धांत पर हम मोटरें वगैरह सब में मैग्नेट बनाते हैं, सब चीजें करते हैं ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो शक्ति उत्तरदायी होती है उसे बेसिकली बोलते हैं रिएक्टिव पावर यानी प्रतिकारक शक्ति। इसको हम Q से डिनोट करते हैं। Q इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ लिख रखा है, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है? रिएक्टेंस है। Q इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एक्स। जैसे उसमें ई स्क्वायर अपॉन आर था, ई स्क्वायर अपॉन, इसी तरह इसमें ई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है? रिएक्टेंस है। ये भी एक
प्रतिरोध की तरह होता है, लेकिन वो रेजिस्टिव लोड में था और ये इंडक्टिव लोड में है। तो इसको हम किस में डिनोट करेंगे? VAR में। ठीक है, इसकी यूनिट को क्या हो गई? VAR हो गई। अब जैसे उसमें जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था रेजिस्टिव लोड लगाया था, वैसे ही हम इसमें एक इंडक्टिव लोड लगा रहे हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में देख रहे हैं कि यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका वोल्टेज हो गया VL। ठीक है, इंडक्टर को किससे डिनोट करते हैं? L से। L लिख दिया, ये हमारा एक सोर्स हो गया। तो इसमें जो भी एनर्जी का कंजप्शन होगा वो किसमें होगा? वो रिएक्टिव पावर होगा। जो भी इस इंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जो धारा लगेगी, जो शक्ति लगेगी, वो हमारे किसमें, वो कौन सी शक्ति कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी रिएक्टिव पावर, यानी Q, जिसे हम Q से व्यक्त करते हैं। और इसका यूनिट क्या है हमारा? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, VAR। इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू एक्स, Q इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन एक्स। अब बात करते हैं हम तीसरी शक्ति की, तीसरी यानी आभासी शक्ति, जिसे हम अपरेंट पावर करते हैं। अपरेंट पावर, अपरेंट मतलब होता है काल्पनिक, जिसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, तो उसीलिए इसका नाम दिया गया आभासी शक्ति या अपरेंट पावर, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। यह शक्ति प्रतिकारक शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों का संयोजन। यदि हम आभासी शक्ति और प्रतिकारक शक्ति यदि हम वास्तविक शक्ति और प्रतिकारक शक्ति दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो हमारी कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? आभासी शक्ति प्राप्त होगी। यह सर्किट वोल्टेज और सर्किट धारा का गुणनफल होती है। इसे VA में व्यक्त किया जाता है। अभी हमारी रिएक्टिव पावर की बात हो रही थी, तो हम किस में व्यक्त कर रहे थे? VAR में व्यक्त कर रहे थे। जबकि आभासी शक्ति हमें क्या होगा? V इंटू A, यानी VA में व्यक्त करेंगे। अब जैसे बताया गया है कि प्रतिकारक शक्ति प्लस वास्तविक शक्ति को जोड़ा जाए तो हमें आभासी शक्ति मिलेगी। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हो इस फिगर में, आपको इसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, यानी 50 ओम का रेजिस्टेंस और 159 मिली हेनरी का ये एक इंडक्टर जोड़ा गया है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ। अब इन दोनों सर्किट को जब हम जोड़ देंगे तो जो हमें शक्ति प्राप्त होगी वो होगी हमारी अपरेंट पावर, यानी आभासी शक्ति। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं S से। S इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू जेड। S इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन जेड, या S इज इक्वल टू IE। ठीक है, और इसको मेजर किस में करते हैं? वोल्ट एम्पियर में। किसमें? वोल्ट एम्पियर में इसको मेजर किया जाता है। अब आइए चलते हैं। तो अब एटलीस्ट हम लोगों को तीनों चीजें पता चल गई, हमारी कौन कौन सी शक्तियां हो गई हैं। अब इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यदि इन्हीं तीनों का हम एक ट्रायंगल बनाएं, जैसे इन तीनों, अभी हमें तीन शक्तियां पता चली कि पावर को, एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को हमने तीन भागों में बांटा है। एक्टिव पावर यानी ट्रू पावर, दूसरा रिएक्टिव पावर, तीसरा हमारी अपरेंट पावर। अब यदि इन तीनों को एक ट्रायंगल में यानी एक त्रिभुज में हम परिवर्तित करें तो हमारा ये एक सामने ये एक त्रिभुज की तरह परिवर्तित हो जाता है। अब इसको जो है, अब जैसे हमने बात की है पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल मतलब शक्ति त्रिभुज, पावर मतलब शक्ति, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। अब यदि इन्हीं तीनों पावर को एक ट्रायंगल के रूप में हम समावेश करें तो हमें एक शक्ति त्रिभुज प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए, जैसे बात हुई थी पावर, एक्टिव पावर की, तो एक्टिव पावर कहाँ पर है? नीचे की तरफ। इसको जो है हमने आधार के रूप में डाला हुआ है। एक्टिव पावर P इज इक्वल टू VI cos फाई। अब हमने cos फाई की चर्चा की थी, जब भी हम सिंगल फेज AC की बात करते हैं तो वहां पर VI cos फाई यानी पावर फैक्टर का भी गुणनफल होता है। लेकिन यही अगर केवल DC होती तो हमारा P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और जब बात हो रही है अगर एसी की, तब जब भी बात सिंगल फेज एसी की होगी तो उसमें cos फाई का गुणनफल होगा ही। तो जैसा कि ये आपका दिख रहा है कि इसमें एक्टिव पावर यानी रियल पावर, यानी ट्रू पावर या यूजफुल पावर, इसे कई नामों से जानते हैं। वास्तविक शक्ति, रियल पावर, ट्रू पावर, यूजफुल पावर, मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम किस में मापते हैं? वॉट में मापते हैं, किलो वाट में मापते हैं, मेगा वाट में मापते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी सामान बाहर से लेकर के आते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हमारे टेलीविजन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वो किस में उसका एनर्जी कंजप्शन लिखा होता है कि इतने वॉट का है। तो वो कौन सी पावर है? वो हमारी हो गई एक्टिव पावर। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो गया? P इज इक्वल टू VI cos फाई। यदि हमें उसका वोल्टेज और करंट और उसका पावर फैक्टर मिल जाए तो हम उसका पावर कंजप्शन निकाल सकते हैं कितने वाट का है।
अब इसी तरीके से बात कर रहे हैं इसकी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है? रिएक्टिव पावर में क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव। इसमें रिएक्टिव टर्म्स जुड़ जाएगा साइन फाइव, जैसे उसमें कॉस फाइव जुड़ा था, इसमें क्या जोड़ देंगे? साइन फाइव। इसके बाद है अपरेंट पावर, यानी हमारी काल्पनिक शक्ति, आभासी शक्ति, जो कि कण के रूप में हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये देख रहे हैं अपरेंट पावर। इसको किससे डिनोट करते थे? इसको डिनोट करते थे हम एस से। एस इज इक्वल टू वी आई, यानी इसको हम, इसका मात्रक कैसे? वी और ए से मापते थे, और रिएक्टिव पावर को मापते थे हम वी ए आर से नापते थे। तो अब इन तीनों को एक त्रिभुज के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया? एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी क्या है यहाँ पर? पी है हमारी रिएक्टिव पावर, और क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा एक्टिव, पी है हमारी एक्टिव पावर, क्यू है हमारी रिएक्टिव पावर। तो एस क्या है? अपरेंट पावर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक्टिव पावर तो हमको पता है कि एक्टिव पावर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, हमको कैसे पता चलती है एक्टिव पावर क्या कंजप्शन है, बल्ब की मात्रा वाटेज में है। लेकिन रिएक्टिव पावर क्या है? क्या ये यूजफुल है? तो आइए देखते हैं। रिएक्टिव पावर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि रिएक्टिव पावर का हम यूज कहाँ करते हैं? जो भी मोटर्स हैं, जो भी हमारे जनरेटर हैं, ट्रांसफार्मर हैं, जितना भी इंडक्टर से संबंधित जो भी हमारे जैसे कॉइल है, चोक है, ये सब में जो एनर्जी यूज होती है वो हमारी रिएक्टिव एनर्जी होती है। जैसा कि यहाँ दिखाया है ट्रांसफार्मर में, जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर हमारा एक क्या है? कोर होती है, उसके दोनों साइड वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। जब उसमें सप्लाई देते हैं एक साइड से, तो म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से सेकेंडरी साइड भी हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो इसमें कौन सी एनर्जी कंज्यूम होती है? आपकी रिएक्टिव पावर। क्यों? इसके चारों ओर इसकी कॉइल जो हम इसमें सप्लाई देते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो उसकी सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, चाहे वो मोटर में हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर में हो, चाहे वो कैपेसिटर में हो, इन तीनों ही माध्यम में वो आपकी कौन सी एनर्जी यूज करता है? वो हमारी यूज करता है रिएक्टिव पावर। तो हमें किसी भी मोटर को चलाने के लिए, किसी भी ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए, किसी भी इंडक्टिव या कैपेसिटी को चलाने के लिए हमें रिएक्टिव पावर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पावर फैक्टर, जैसे अभी बात की थी हमने, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। तो जो पावर फैक्टर है आपका कॉस फाइव, इसको सुधारने के लिए भी हमें रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम किसी फैक्ट्री में लोड वगैरह ज्यादा कनेक्ट कर देते हैं, इंडक्टिव लोड जहां ज्यादा हो जाता है, वहां हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से करंट बढ़ने लगती है। जब भी करंट किसी सिस्टम में बढ़ती है, तो वहां लॉसेस बढ़ने लगते हैं। तो हमें उन लॉसेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी धारा को कम करना पड़ेगा। तो जब हमें धारा को कम करना होगा, यानी हमें धारा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात हमें कैपेसिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे? हम वहां पे कैपेसिटर ऐड कर देंगे, अर्थात रिएक्टिव पावर को प्लस कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब देखा जाए, जैसे अभी पीछे भी बात हुई कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें जब हमने सर्किट देखे, तो एक में लोड लगा हुआ वो रेजिस्टिव है, दूसरे में इंडक्टिव है। तो लोडों को भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रेजिस्टिव लोड और रिएक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में क्या है? जितने भी आप बल्ब देख रहे हैं, ये आपके सब जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वो आपके रेजिस्टिव लोड हैं। जैसे कि आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया। हीटर में क्या है? नाइक्रोम का तार है, मतलब प्योर रेजिस्टिव है। ठीक है। तो वो सारा का सारा आपका रेजिस्टिव लोड में आते हैं। जितना कि आपकी बल्ब है, हीटर है, ये सब आपके रेजिस्टिव लोड में आते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया है। इसके अलावा रिएक्टिव लोड में जैसे मोटर है आपका, बड़े बड़े इंडक्टर हैं, चोक हैं, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे आपके इंडक्टिव लोड में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें इंडक्टर है, कॉइल है, इनमें जो प्रयोग होने वाली जो एनर्जी है वो रिएक्टिव है, प्रतिकारक शक्ति है। तो ये किस में आ जाएंगे? हमारे इंडक्टिव रिएक्टिव लोड में आएंगे। ठीक है। अब हमने ये जो जान लिया कि पावर क्या है, उसे किन किन भागों में बांटा गया है, लेकिन
पावर कैसे पैदा होती है और वो हमारे घर तक कैसे आती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक पावर प्लांट है। जब भी हम कहीं पर भी पावर को किसी ना किसी माध्यम से पैदा किया जाता है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो स्टीम टरबाइन हो, चाहे वो डीजल इंजन पावर प्लांट हो, किसी ना किसी माध्यम से हम उसको जनरेट करते हैं। तो जो भी जहाँ पे हमारा जनरेट किया जाता है उसे हम पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। उसको मेगावाट में जनरेट कर सकते हैं कि वो कितने मेगावाट का है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी एनटीपीसी वगैरह बड़े बड़े हब लगा के, बड़े बड़े टरबाइन लगा के, बड़े बड़े प्लांट लगा के जनरेट करती हैं। तो उस जगह को, उस यूनिट को हम पावर प्लांट कहते हैं। उसके अंतर्गत आपका टरबाइंस हो सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। अब इनसे जो जनरेट होती है वो आपकी 11 केवी हो सकती है। अब मान लीजिए आपकी 11 केवी इस पावर प्लांट से जनरेट होती है, तो अब 11 केवी को हमें ट्रांसफर करना है अपने यहाँ। तो मान लीजिए दूर से लेकर के अपने घर तक लाना। जनरेटिंग स्टेशन आपका किसी दूसरे स्टेट में होगा और हमको उसको अपने घर तक लाना होगा, तो हमें हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वोल्टेज को और इंक्रीज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे पावर प्लांट हो गया, जहां पे हमने पावर प्लांट वो जगह है जहां पर हमने उसको जनरेट किया, ठीक है। जनरेटिंग, बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन के माध्यम से हमने उसको जनरेट किया। इसके बाद हम उसको ले जाएंगे किसमें, बी नंबर में, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, अप मतलब बढ़ाना, और डाउन मतलब जो वोल्टेज को डाउन कर देता है, अर्थात कम कर देता है। तो यहाँ ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, यानी ये 11 केवी से हम इसको 33 केवी में ले जाएंगे। जब इसको स्टेप कर देगा, यानी 33 केवी पर हो जाएगा, तो इसको बड़े बड़े टावरों के माध्यम से, जैसा कि सी में बड़े बड़े टावरों के माध्यम से इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करेंगे। अब इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे इसको ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे, जहां पर इसको हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। अब हमारे पास ट्रांसमिशन स्टेशन पर आ रही है 33 केवी, लेकिन हमको घरों में कितना चाहिए, 440। तो हम पहले इसको 33 से 11 केवी मिलाएंगे, जिसको पोल्स के माध्यम से, पोल देख रहे हैं आप लोग, इसको पोल्स के माध्यम से, तारों के माध्यम से हम इसको लाएंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ट्रांसमिशन स्टेशन और आपका बी जो भी है, इन सब में आपके ट्रांसफार्मर ही प्रयोग किए जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर जो 11 केवी आ रही है, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 440 वोल्ट में। 440 को हम थ्री फेज के माध्यम से, हमारे घरों में थ्री फेज आता है, सिंगल सिंगल फेज की 3 लाइनें, तो हम अपने घरों में सिंगल फेज यानी 230 वोल्ट ही लेते हैं। जिसको जरूरत होती है वो थ्री फेज भी अपना यूज करते हैं। वैसे घरों में जनरली थ्री फेज नहीं होता है, सिंगल फेज होता है। तो यहाँ से 440 में कन्वर्ट करके पोल्स के माध्यम से हमारे घर के आसपास के बने पोल्स में आ जाएंगे 3 फेज। इन 3 फेज में से हम एक फेज अपने घरों पर ले लेंगे, और इसके माध्यम से हमको हमारे घर में एक सिंगल फेज सप्लाई जो पावर है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से एक पावर का ये एक पूरा साइकिल है। सबसे पहले हम उसे जनरेट करेंगे पावर प्लांट में, उसके बाद हम उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से बढ़ाएंगे, ताकि हम उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिशन कर सके हाई वोल्टेज पे, जिसकी वजह से उसके लॉसेस कम हो। अगर हम हाई वोल्टेज की जगह हाई करंट पे ट्रांसमिशन करेंगे तो उसका लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हम हाई वोल्टेज पे करते हैं ताकि उसके लॉसेस को हम कम कर सकें। इसके बाद हम उसे ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे लाएंगे, जहां पर हम उसके वोल्टेज को कम करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाएंगे, जहां हम 11 केवी को 33 केवी में, 11 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर पोल्स के माध्यम से हम इसको अपने घरों तक ले जाएंगे, जहां पर हम अपने घरों में इसका उपयोग करेंगे। टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि आदि इक्विपमेंट में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने देखा, अगर देखा जाए तो हमने विद्युत ऊर्जा के प्रकार, विद्युत ऊर्जा बेसिकली क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, उसको किन भागों में वर्गीकृत किया गया, उनके क्या क्या प्रकार हैं। जैसे उसकी वास्तविक शक्ति क्या है, वास्तविक शक्ति को हम किस में मापते हैं, काल्पनिक शक्ति, आभासी शक्ति क्या है, उसका उपयोग कहाँ है, रिएक्टिव पावर क्या है, उसका उपयोग कहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से विद्युत ऊर्जा के उपभोग के प्रकार, और सबसे विद्युत ट्रायंगल यानी पावर त्रिभुज के बारे में जाना, जिसमें हमने तीनों पावर को एक एक किसी को आधार में, किसी को लंब में, किसी को कण में विस्थापित किया, और उनके जो बीच का रिलेशन है उसको जाना, जिसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल और आने वाली चीजों को गणित में माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो हमने विद्युत ऊर्जा के प्रकार, उनके उपभोग और विद्युत ट्रायंगल के बारे में चर्चा की है।
अब इसका हमने संदर्भ कहाँ से लिया है, अगर देखा जाए तो 2 बुकें आजकल हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। पहली पुस्तक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेहता एंड गुप्ता की या धनपत राय की। इन दोनों से ही हम इसका सारांश ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से ही हम इनका सारांश। इसके अलावा एक और पुस्तक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, डीपी गुप्ता अरिहंत पब्लिकेशन है, जिससे भी मैंने कुछ कंटेंट्स लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आशा करता हूं आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आपको पूर्णतः समझ में आया होगा तथा ये आपके निकट भविष्य में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।